एक और बड़ी खबर, पिछले साल 8 अक्टूबर में क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ था। हमने आपको 13 अक्टूबर की वो रिपोर्ट भी दिखाई थी, जब इस हमले की तुरंत बाद मनीष झा वहां पर गए थे। रूस ने यूक्रेन पर लगाया था हमले का आरोप। रूस ने साफ कहा था यूक्रेन ने आत्मघाती हमला किया है। यूक्रेन ने ब्रिज पर हमले से हालांकि इंकार किया था। और जहां हुआ था हमला, ठीक उसी जगह पर TV9 भारतवर्ष क्रीमिया ब्रिज पर 8 अक्टूबर 2022 को अटैक हुआ था। और क्रीमिया ब्रिज से मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। ठीक, अब हम उसी जगह से गुजर रहे हैं। यहाँ पर धमाका हुआ था और उसकी लपटें लगी थी। यहाँ पर देखिए ये डैमेज हुआ था इस पुल को। यहाँ पर अभी भी वो जले के निशान है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डैमेज है उसको मैं देख पा रहा हूँ दूसरी तरफ से। और एक तरफ संजीत आपको वो ब्रिज दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो धमाका हुआ था उससे हम लोग गुजरते हुए और हमने देखा कि किस तरीके से इस धमाके वाली जगह पर जो रिपेयरिंग का काम है वो चल रहा है। तो अब हम इसको पार करके अब सीधे आर की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ब्रिज को तो बहुत नुकसान पहुंचा है, वो देखने से ही मुझे समझ में आ रहा है। और जिस तरीके का नुकसान पहुंचा, और निश्चित तौर पर जो मैसेज था वो बहुत स्ट्रांग मैसेज था रूस के लिए भी और रूस के खिलाफ जो देश हैं उनके लिए भी। लेकिन इन सब के बीच में हम ठीक इस वक्त ब्रिज के उस जो पहचान वाले हिस्से हैं यानी आर्क, वहाँ से होकर गुजर रहे हैं। और वो आप अभी देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बैकग्राउंड में भी। और TV9 भारतवर्ष की टीम पहले क्रीमिया से रूस के तमन गई और फिर वापस तमन से क्रीमिया लौट के आई। और इस दरमियान हमने उन इलाकों को देखा जो कि ब्लास्ट की वजह से जिनका डैमेज हुआ था और जिसकी रिपेयरिंग हो रही थी। और इस तरीके से हमारा मकसद ये था दिखाने का कि जिस जगह पर हमले के बाद रूस एक बार फिर से परमाणु हमले करने पर विचार कर रहा है, वहाँ से मौजूद होकर उस ग्राउंड जीरो से हम आपको लगातार वो रिपोर्ट करके दिखाएं कि देखिए रूस और यूक्रेन के जंग का अभी ये एपिसेंटर क्यों बना हुआ है। शरदेंदु सर, ये तो हमने रिपोर्ट दिखाई थी उस वक्त की, लेकिन अब जो हालात हैं, अगर फर्ज कीजिए अगर ये हमला होता है तो क्या ये पहले से बड़ा हमला होगा? क्योंकि उसका 12 सूत्रीय कार्यक्रम तो हम देख ही रहे हैं, बड़ी लंबी योजना बनाई जा रही है। देखिए, हाँ, यूक्रेन पूरी कोशिश करेगा कि क्रीमिया पे हमला बोल के दबाव बनाया जा सके और ऐसी नर्व को रूस के दबाया जाए जिससे वो रिएक्ट करे और ऐसा कदम उठाए जिससे कि सारे नाटो कंट्री मिल के रूस के खिलाफ खड़े होकर एक न्यूक्लियर या वर्ल्ड वार की सिचुएशन क्रिएट किया जाए। तो एक बार नब्ज दबाकर अंजाम तो देख चुके हैं, फिर दोबारा नब्ज दबाएंगे। ये लड़ाई चल रही, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये ब्लेम, काउंटर ब्लेम, अटैक, काउंटर अटैक चलते रहेंगे। और क्रीमिया लंबी खींचेगा। और उसका जेलेंस्की इस थ्योरी पे बिलीव कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री इस वॉर में इन्वॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री उनकी मदद करें, तभी ये युद्ध आगे चलता है। यूक्रेन की स्थिति इस समय नहीं है कि वो अपने बल पे युद्ध लड़े। उसके पास सैनिक नहीं, उसके पास हथियार नहीं, उसके पास वॉरशिप नहीं, उसके पास टैंक नहीं, उसके पास एम्युनिशन नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ मांग के आप 14 महीने से युद्ध लड़ रहे हैं, तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आपकी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई तो आप उनको डायरेक्ट इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। जैसे कि उनका जो बोला है कि हम एक इंच जमीन वापस नहीं, तभी संभव हो पाएगा। और क्रीमिया देखिए 2014 से रशिया के पास है। उस समय क्यों नहीं हमला उसी जोर पे किया? क्योंकि वहां पे प्रो यूक्रेन गवर्नमेंट थी, इसलिए उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जो क्रीमिया में जो पॉपुलेशन है वो भी प्रो रशियन है, 40% लोग प्रो रशियन है। इसी तरह डॉनबास का इलाका प्रो रशियन है। तो ये अगर पूरी श्रृंखला देखेंगे तो रशिया का जो ऑपरेशन यूक्रेन में है, क्रीमिया पे अपना आधिपत्य पूरी तरह से जमाने, ब्लैक सी पे एंट्री, अपना 24/7 पोर्ट को पकड़ने के लिए, ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के किया। अगर नहीं करता और क्रीमिया पे हमला होता और क्रीमिया रशिया से अगर निकल जाता तो वो कहीं का नहीं रहता, तब उसके जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता। बहुत बड़ा हमला होता। बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बिगर पॉइंट है ये।